गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम अकाउंट्स की थर्ड बुक का सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे, फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसमें हमें थ्योरी पार्ट टू दी पॉइंट करना है बेटा, ठीक है, क्योंकि इसका जो न्यूमेरिकल पार्ट है उस पर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और थ्योरी पार्ट पर 1 मार्क का 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले आता है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये 2 लाइनें याद रखनी है और ये वाली 2 लाइन याद रखनी है। तो सबसे पहले आता है कि एनालिसिस का, जैसा कि आपने लास्ट क्लास में फिनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द स्टेटमेंट्स विच आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द ईयर टू नो अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। अब अगर हम हर साल कंपनी का रिजल्ट निकालते हैं, ये उसकी बैलेंस शीट है, ये उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो उससे हमारा कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा जब तक हम उस फिनेंशियल स्टेटमेंट को उस कंपनी की पिछले सालों से कंपेयर ना करें या उस फिनेंशियल स्टेटमेंट को उसी तरह का दूसरा बिजनेस करने वाली कंपनी से कंपेयर करें। हम जब तक एनालिसिस नहीं करेंगे तो पता नहीं चल सकता कि हमारी कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही है, इसके रिजल्ट एज कंपेयर टू अदर कंपनीज या इसके रिजल्ट एज कंपेयर टू पिछले सालों के अच्छे हैं या बुरे हैं। तो इसलिए फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। बिना एनालिसिस के कोई भी अकाउंटेंट, कोई भी मैनेजमेंट, कोई भी टॉप लेवल अपने डिसीजंस नहीं ले पाता है, ठीक है। तो फिनेंशियल, पिछले चैप्टर में हमने सिर्फ पढ़ा मीनिंग ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, अब हम पढ़ रहे हैं मीनिंग ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। सबसे इम्पोर्टेंट, आप एग्जाम में क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे फिनेंशियल स्टेटमेंट मीनिंग देखते हैं और आंसर लिख देते हैं। अगर उन्होंने एनालिसिस का मीनिंग पूछा है इसके, तो एनालिसिस का बताओ। सिंपल फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या है वो पूछा है तो उसका मीनिंग बताओगे, इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे। एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट इज अ, एनालिसिस क्या है इनका, सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ, एक सिस्टमैटिक तरीका है विश्लेषण करने का, एनालाइजिंग करने का। किसको एनालाइज करते हैं? द फिनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो भी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, पता चल रही है, उसका एनालिसिस करना। टू अंडरस्टैंड एंड टेक इकोनॉमिक डिसीजन, ताकि हम उसको समझ सकें और ठीक टाइम पर ठीक से एक इकोनॉमिक, आर्थिक डिसीजन ले सके, ठीक है। जैसे मैं इसको आपको ऐसे समझाती हूँ कि आप एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम के बाद आपका रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट आने के बाद हम आपको यही नहीं बताते कि आपके पिछले साल से, पिछले टेस्ट से प्रोग्रेस है या आप डाउन जा रहे हो, आपको कितने नंबर लाने चाहिए, आपको इतने इस सब्जेक्ट में और मेहनत करनी चाहिए, यहाँ आप अच्छा कर रहे हैं, यहाँ आप ठीक नहीं करें। तो जब आपके रिजल्ट्स आते हैं तो हम उनको कंपेयर करते हैं, देन डिसाइड कि कहाँ बच्चे का वीक है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ऐसे ही कंपनीज जब उसके रिजल्ट आते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है, तो उसके भी स्ट्रॉन्ग वीक पॉइंट देखे जाते हैं, कहाँ उसमें ठीक करना है, ताकि सही से डिसीजन लिया जा सके, ठीक है। तो ये एनालिसिस का मीनिंग है, फिनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस का। अब आता है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज अंडरटेकन। ये एनालिसिस किसके लिए बहुत ज़रूरी है, कौन मांगता है इसको? इट इज़ अंडरटेकन बाय द क्रेडिटर्स, जिन्होंने उधार देना है, इन्वेस्टर्स, जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाना है, एंड अदर यूजर्स ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये सारे लोग जो यूजर्स बिजनेस से जुड़े हुए हैं, दे डिमांड फॉर द एनालिसिस, ताकि टू असेस क्रेडिट वर्दीनेस, कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस को चेक किया जा सके, उसकी फिनेंशियल साउंडनेस, कितना मजबूत है कंपनी, और उसका अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द बिजनेस क्या है, अर्निंग बढ़ेगा घटेगा, उन सब चीज़ों के बारे में हम एनालाइज कर सकें। इसलिए यूजर्स डिमांड करते हैं एनालिसिस ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट की, जिसके अंदर हमें एनालाइज, विश्लेषण किया जाता है। ये विश्लेषण किससे किया जाता है? इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म। इंटर फर्म का मतलब होता है 2 कंपनियों में, 3 कंपनीज का आपस में, डिफरेंट कंपनीज का।
इंट्रा फर्म क्या होता है? जब एक ही कंपनी का अपने आप से खुद से पिछले सालों से कंपेयर करके एनालिसिस करके डिसीजन लिया जाता है। तो ये था हमारा मीनिंग ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें आप ये और ये 2 पॉइंट लिखेंगे। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का विश्लेषण करने के पीछे क्या उद्देश्य है? पहला, असेसिंग द अर्निंग कैपेसिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। एनालिसिस करके ही पता चलता है कि कंपनी की जो अर्निंग कैपेसिटी है या प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। फर्म एज अ होल एज वेल एज इज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स so as to judge the financial health of the firm। आप सिंपली हेडिंग लिखकर अपने आप भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। Assessing the managerial efficiency, एनालिसिस से ही पता चलता है कि मैनेजमेंट, सपोज आज जो मैनेजिंग टीम है पहले कोई और थी, उससे पहले कोई और थी, तो किसके डिसीजन ज़्यादा ठीक हैं, कौन मैनेजमेंट अच्छे से काम कर रहा है, किसके राज में ज़्यादा प्रॉफिट आ रहे हैं। सो असेसिंग द मैनेजरियल एफिशिएंसी। थर्ड है असेसिंग द शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। एनालिसिस से ही पता चलता है कि बिजनेस सॉल्वेंट है या इनसॉल्वेंट है। सॉल्वेंसी का मतलब होता है क्या बिजनेस अपनी लाइबिलिटी को पे करने में समर्थ है या नहीं। इफ अ पर्सन इज कैपेबल टू पे देयर लाइबिलिटी तो सॉल्वेंट है। अगर उसकी एसेट्स इतनी ज़्यादा नहीं है या वो अपनी लाइबिलिटीज़ को पे नहीं कर सकता तो इसे बोलते हैं इनसॉल्वेंट। तो ये सॉल्वेंसी हम शॉर्ट टर्म की भी चेक करते हैं और लॉन्ग टर्म की भी चेक करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू फैसिलिटेट इंटर फर्म एंड इंट्रा फर्म कंपैरिजन। एनालिसिस के द्वारा ही दो बिजनेस आपस में या एक ही बिजनेस अपने अंदर कंपेयर कर सकता है, एनालाइज कर सकता है कि पहले से उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है या नहीं। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट आता है असेसिंग डेवलपमेंट्स इन फ्यूचर। भविष्य में ग्रो करेगा या नहीं करेगा। फोरकास्टिंग एंड प्रिपेयरिंग बजट। पिछले डाटा के आधार पर, पिछली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आधार पर ही भविष्य के लिए बजट्स बनाए जाते हैं, डेवलपमेंट प्लान बनाए जाते हैं कि फ्यूचर में क्या कर सकते हैं। 6 असरटेनिंग, पता लगाना द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। ये पता लगाना कि अलग अलग कंपोनेंट्स में की क्या क्या इम्पोर्टेंस है ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, हर एक की अपनी इम्पोर्टेंस है। ये चीज़ आप रेशो चैप्टर में सीखोगे। ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो, ये सारी चीज़ें रेशो के चैप्टर में भी आप पढ़ोगे, क्योंकि रेशो एनालिसिस इसका एक टूल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने का। ठीक है। अब आता है इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या हम यूं भी कह सकते हैं पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। विश्लेषण करने में क्या फ़ायदा है, किसको फ़ायदा है, कौन इंटरेस्टेड रहता है। तो आपको यूजर्स तो पता ही है। तो सबसे पहला फिनेंस मैनेजर, जैसे कि मैंने बिजनेस स्टडीज़ में भी पढ़ा रही हूँ, फिनेंसिंग डिसीजन पढ़ाया ना, डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो जो फिनेंस मैनेजर है उसके इन तीनों डिसीजन से ही तो कंपनी प्रॉफिट में की तरफ जाएगी या घाटे की तरफ जाएगी। तो जो फिनेंस मैनेजर है वो हमेशा इंटरेस्टेड रहता है एनालिसिस करने के लिए फिनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है। इसे आप अपने आप पढ़ लेंगे। 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी 1-2 पॉइंट लिखने होते हैं, इसकी आप रीडिंग कर लेंगे। सेकंड पॉइंट आता है टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट कौन है? टॉप लेवल मैनेजर आपने बिजनेस स्टडीज के पहले चैप्टर में पढ़ा था। वो क्या करता है? फंक्शंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट, पूरे बिजनेस के लिए रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस बनाते हैं, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस देते हैं मिडिल लेवल को। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। अब ये टॉप मैनेजमेंट एनालिसिस करने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। टॉप मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड टू सी दैट द रिसोर्सेज आर यूज्ड, कि जो बिजनेस के साधन हैं उनका इस्तेमाल एफिशिएंटली तरीके से, एंड द फर्म्स
फिनेंशियल कंडीशंस इज साउंड की तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और बिजनेस की फिनेंशियल कंडीशन साउंड है. इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन मेजरिंग द सक्सेस ऑफ कंपनीज ऑपरेशन. एनालिसिस के द्वारा ही मैनेजमेंट कंपनी के ऑपरेशन को जांच सकता है, उसकी सफलता चेक कर सकता है. अप्रेजिंग द इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस एंड इवेल्युएटिंग द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल. जिनकी वजह से तरक्की होती है उनकी प्रशंसा करना, अप्रेज करना, ठीक है, और किस तरह से इंटरनल सिस्टम को कंट्रोल में लाया जा सके उसको इवेल्युएट करना, क्या सही है और क्या गलत है. एनालिसिस के लिए सबसे पहले कौन इंटरेस्टेड है? फाइनेंस मैनेजर, फिर टॉप मैनेजमेंट, फिर आपका नेक्स्ट आता है ट्रेड पेबल्स और क्रेडिटर्स. वो लोग हैं जिन्होंने बिजनेस को उधार माल दिया. सो वो देखना चाहते हैं एनालिसिस के द्वारा कि क्या ये कंपनी पहले क्रेडिट वर्दीनेस चेक करते हैं कि अपने उधारों को समय पर चुका पाई, क्या अपने उधारों का इंटरेस्ट समय पर दे पाई. ऐसी बहुत सारी चीजों को चेक करने के बाद ही क्रेडिटर्स या ट्रेड पेबल्स बिजनेस को उधार देते हैं, अदरवाइज नहीं. तो एनालिसिस इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है. बिना एनालिसिस के ये बिजनेस के साथ डील नहीं करते हैं. नेक्स्ट आता है लैंडर्स एंड बैंकर्स. लैंडर्स एंड बैंकर्स कौन? जो बिजनेस को उधार देते हैं. अब ये भी एनालिसिस करते हैं. क्यों एनालिसिस करना चाहते हैं? कि क्या कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है, क्या कंपनी एनालिसिस करके पिछले सालों से ये पता लगाते हैं कंपनी अपनी कमिटमेंट्स टाइमली प्रिंसिपल अमाउंट वापस कर देती है, क्या इंटरेस्ट समय पर पे कर देती है. इन सारी चीज़ों का पता फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही चलता है, ठीक है. तो उसके एनालिसिस के लिए तो ये सबसे पहले लैंडर्स मांगते हैं कि एनालिसिस दिखाइए या खुद कर लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर. नेक्स्ट आता है इन्वेस्टर्स एंड ओनर्स, क्योंकि उनके पैसे का वो लोग हैं जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगा रखा है, जिससे बिजनेस से उन्हें प्रॉफिट चाहिए और उसका रिस्क भी जुड़ा हुआ है. तो ये अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि रिजल्ट है बिजनेस का, उसका पिछले सालों से दूसरी कंपनी से कंपेयर या एनालिसिस करके ये देखेंगे कि बिजनेस और कितना ग्रो कर सकता है. अगर ग्रो नहीं कर रहा, डाउन जा रहा है, तो क्यों जा रहा है डाउन, किस वजह से जा रहा है, वो सारी चीज़ों का एनालिसिस किया जाता है, ठीक है. नेक्स्ट आता है हमारा लेबर यूनियन. लेबर वर्कर्स जो कंपनी में काम करते हैं उनकी एक संगठन बन जाता है, संगठित हो जाते हैं. लेबर यूनियन एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये क्यों करते हैं? पहला, टू असेस वेदर एन एंटरप्राइज कैन प्रेजेंटली अफोर्ड अ वेज इंक्रीज. जब वो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो उसको अपने एम्प्लॉयज़ के वेजेस भी टाइम टू टाइम इंक्रीज करने चाहिए, क्या वो कर रही है या नहीं. टू चेक वेदर एन एंटरप्राइज कैन इंक्रीज प्रोडक्टिविटी और रेज द प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज टू एब्जॉर्ब अ वेज इंक्रीज. क्या कंपनी जो वर्कर्स के वेजेस इंक्रीज होंगे तो वो उसका प्रोडक्शन भी इतना बढ़ना चाहिए कि वो जो इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ द वेजेस है वो प्रोडक्शन जो आप बढ़ाएंगे दैट कैन एब्जॉर्ब कर ले जो इंक्रीज वेजेस हैं. क्योंकि अगर वो वेजेस इंक्रीज करेगा और प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं करेगा तो ऐसे में तो कंपनी फिर लॉस में चलने लग जाएगी, वो तो सही साइन नहीं है. तो उन बढ़े हुए खर्चों को कॉप अप करने के लिए उसकी प्रोडक्टिविटी का इंक्रीज होना भी उतना ही ज़रूरी है, ठीक है. नेक्स्ट आता है अदर्स. और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिमांड में रहता है. पहला, द इकोनॉमिक रिसर्चर्स, जितने भी इकोनॉमिस्ट होते हैं जो अर्थव्यवस्था के बारे में रिसर्च करते हैं, ठीक है, एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू स्टडी द प्रेजेंट बिजनेस एंड इकोनॉमिक कंडीशन. उनका मकसद क्या रहता है कि आर्थिक कंडीशंस जो देश के अंदर चल रही हैं, कंट्री के अंदर चल रही हैं, उसके हालात और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो उस कंपनी की हैं उसको आपस में मिलान करते हैं कि इन परिस्थितियों में अच्छी हैं तो अच्छी परिस्थितियों में क्या रिजल्ट हैं
परिस्थितियाँ खराब हैं तो क्या रिजल्ट है, तो उनके बेसिस पर ये लोग एनालाइज करके आगे के लिए डिसीजन लेते हैं जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज नीड इट फॉर प्राइस रेगुलेशन। जितनी भी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो क्यों एनालिसिस करती हैं? कीमतों को नियमित करने के लिए, टैक्सेशन के लिए। आपको जानते हैं कि हर साल टैक्सेशन स्लैब्स सब में चेंजेस आते रहते हैं, एंड अदर सिमिलर पर्पसेस। द अथॉरिटीज आर इंटरेस्टेड to analyze the financial statement to know about the performance of the company and to collect various types of taxes। तो कहीं ना कहीं जो लोग इसके साथ जुड़े हैं वो इसका एनालिसिस का डिमांड करते रहते हैं। तो ये इम्पोर्टेंस समझ लीजिए, नीड समझ लीजिए, पार्टीज जो इंटरेस्टेड रहती हैं एनालिसिस के लिए वो समझ लीजिए। तो एग्ज़ाम में कोई भी 2 पॉइंट पूछे जा सकते हैं, या अगर कोई अपनी मर्जी से एग्जामिनर पॉइंट पूछता है तो उसका क्लू या हिंट दिया होगा। तो पढ़ने तो आपको सारे ही पॉइंट हैं, रीड तो सारे ही करने हैं, लर्न कोई भी 2 कर सकते हैं जो आपको अपने हिसाब से लिखने पड़े। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिमिटेशंस ऑफ फिनेंशियल एनालिसिस। सिंपल सा फंडा है बेटा। आपने पिछले चैप्टर में अभी पढ़ा था कि फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या कमियां हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट में बायस है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर आधारित है। तो जो कमियां फिनेंशियल स्टेटमेंट में होंगी तो उनके एनालिसिस में भी तो वैसे ही कमियां आएंगी। मैं कहती हूँ कि 2019 की फिनेंशियल स्टेटमेंट में ये कमी थी, 18 में ये कमी थी, 17 में ये कमी थी। अब जब मैं 17, 18, 19 तीनों का एनालिसिस करूँगी तो जो एनालिसिस बनकर तैयार होगा उसमें भी कमियां होंगी। तो क्या क्या कमियां हो सकती हैं एनालिसिस में? पहली कमी तो यही है कि हिस्टोरिकल एनालिसिस है। अकाउंटिंग किस पर बेस है? हिस्टोरिकल डाटा पर। जब घटनाएं घट जाती हैं, ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, हमारे पास एविडेंस या बिल आ जाते हैं, तब हम उनकी अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। और फ्यूचर में क्या होगा उसको हम रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। सो एनालिसिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा, हिस्टोरिकल एनालिसिस है। इट इग्नोर्स द प्राइस लेवल चेंजेस, ये पॉइंट मैंने अभी बताया, कीमतों में परिवर्तन को, क्योंकि ये तो रियल डाटा देता है, जितने का बिल है वो लिख दिया। 10 साल पहले का जो बिल था, जिस अमाउंट पर आपने एंट्री करी थी वही अमाउंट अभी तक दिखा रहा है। अब उसका वैल्यू कम ज़्यादा हो सकता है, प्राइसेस कम ज़्यादा हो सकते हैं, बट इट डजंट शो। ये केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को दिखाता है विच कैन बी मेजर्ड इन मनी। सो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स आर इग्नोर्ड। हेडिंग बनाकर एक लाइन अपने आप एक्सप्लेन करो। इट सफर्स फ्रॉम द लिमिटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, वही बात आ गई। जो फिनेंशियल स्टेटमेंट की कमियां हैं वो सारी कमियां इसमें भी आएंगी एनालिसिस में। इट इज अफेक्टेड बाय द पर्सनल एबिलिटी एंड द बायस ऑफ द एनालिसिस। तो ये बायस है, हर डिसीजन लेने वाले के अपने व्यूज हैं। जैसे अगर एक कंपनी है, बी कंपनी और सी कंपनी, हमने तीनों का कंपैरिजन करना था। पता चला एक कंपनी ने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ किया है डेप्रिसिएशन का, बी ने डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज़ किया है, सी ने कोई और मेथड यूज़ किया है, तो उनके रिजल्ट सेम नहीं आएंगे, तो कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा। पॉलिसीज़ अलग अलग होती हैं, किसी ने एक पॉलिसी फॉलो की है, किसी ने दूसरी, तो कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा। तो जब पर्सनल एबिलिटी के हिसाब से या बायस होती हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो उनका एनालिसिस भी ठीक नहीं रहता है। 6 पॉइंट, इट में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। कभी कभी अकाउंटिंग के अंदर दिखावा भी किया जाता है। क्या करते हैं कि प्रॉफिट ज़्यादा करना है, खर्चे कम करके दिखा दो, या सेल ज़्यादा करके दिखा दो। प्रॉफिट कम दिखाना है तो खर्चे ज़्यादा दिखा दो। इस तरह की दिखावे ड्रेसिंग भी की जाती है, मैनिपुलेट किया जाता है अकाउंटिंग के साथ। 7th पॉइंट है, as there may be difference in accounting policies followed by different firms, meaningful inter-firm comparison may not be possible। क्योंकि अलग अलग कंपनी के द्वारा अलग अलग चीज़ों को किया जाता है, पॉलिसीज़ को फॉलो किया जाता है, इसलिए कंपनीज का आपस में, तो ऐसे में इंटर फर्म कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाता है। तो ये थी सारी लिमिटेशंस।
लिमिटेशंस के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चंस आए हुए हैं। जब आप सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे, ठीक है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है टूल्स फॉर टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब हमने इस चैप्टर में बात की कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करो आपस में। अब एनालिसिस कैसे किया जाता है वो हमने सीखना है। एनालिसिस जो आपके सिलेबस में गिवन है वो 3 है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस, रेशो एनालिसिस एंड कैश फ्लो एनालिसिस। तो नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में हम ये 2 एनालिसिस सीखेंगे। एक और एनालिसिस है ट्रेंड एनालिसिस, जिसे हम टाइम सीरीज एनालिसिस भी कहते हैं, लेकिन इसको हमारे सिलेबस में नहीं करना है। हमें इन थर्ड बुक में यही चारों एनालिसिस हैं जिसे 1 बाय 1 डिस्कस करना है, ठीक है। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। एक चीज़ और, एनालिसिस के लिए हमें फिनेंशियल स्टेटमेंट का ही लेना है, क्योंकि फिनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का आपस में, बैलेंस शीट का आपस में, और कभी कभी एनालिसिस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट का भी होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको रेशो के चैप्टर में बताऊंगी। नेक्स्ट लेसन के लिए ये 2 चीज़ें हमें करनी है, प्रैक्टिकल बेस है। थैंक यू बेटा।